मैं हूं मुइज़ जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। पाकिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीलियां पंजाब से आती हैं। अयूब खान के ज़माने से हमने ये देखा, जब भुट्टो साहब ने मूवमेंट चलाई थी, भुट्टो साहब का जवाल भी जो है कुछ वहीं से शुरू हुआ और फिर मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ लॉयर्स मूवमेंट जो शुरू हुई वो भी पंजाब में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नुमायाँ थी। हनीफ अब्बासी साहब जो कि एक बहुत सीनियर रहनुमा हैं PML नून के, पंजाब पे ख़ासकर कड़ी नज़र रखते हैं, जमात इस्लामी से वाकिफ़ हैं, PTI और पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाते रहते हैं। और PMLQ के हवाले से तो इनसे हम आज कम ही पूछेंगे, क्योंकि PMLQ के लिए जो उनके अल्फाज थे वो आजकल खान साहब के लिए उन्होंने रिज़र्व किए हुए हैं। हनीफ अब्बासी साहब, इस पे तो हम आएंगे, बहुत सारी बातें आपसे पूछने को। इसमें ज़ाहिर है कि हमारा इंटरनेशनल सिनारियो भी है, क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक सिनारियो को भी अफेक्ट करता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, जिसमें मेमो गेट और हमारी वॉर ऑन टेरर तो आई जाती है। साथ ही साथ हम इस पर भी रोशनी डालेंगे कि सदर साहब की जो अलालत है इसका सियासत पे क्या असर हो सकता है। लेकिन शुरू अगर सर आपके गढ़, आपकी कंस्टिट्यूंसी से हम कर सकें। हमने पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी चीज़ देखी है, और मैं भी लाहौर रिसेंटली गया था और जाता रहा हूँ, और थोड़ी सी मैंने सर आप मानेंगे तब्दीली ये देखी है कि मियाँ साहब का जो शहर था, जहाँ पे आप पहुँचते नहीं थे कि कोई ना कोई आपको कहता था कि मियाँ दे नारे भजन ही भजन। और बहुत ही मेरे ख्याल से जितनी डोमिनेशन मैंने PML नून की लाहौर में पाई है, MQM की कराची में नहीं पाई ओवर द पास्ट 30 ईयर्स। एक इंट्रेंच्ड पार्टी आपकी वहाँ पे। इस दफ़ा सर मैं लाहौर गया और यकीन करें कि मैं आपको जो है ये नहीं कि किसी तरह से पुट डाउन कर रहा हूँ, लेकिन इमरान खान की सर बातें अब वहाँ हो रही हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपकी फ्रेंडली ऑपोजिशन की वजह से और इस वजह से कि आप भी अब इनकम्बेंट थे, और ये जो आजकल सख्त तरीन बुराइयाँ और जो दुश्वारियाँ पाकिस्तानी फेस कर रहा है उसमें आपको भी एक छोटे हिस्से का कसूरवार करार दिया जाता है। खान साहब इसका जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इस सिनारियो को क्या पंजाब में वाकई अनफोल्ड होता देखते हैं? ये रूरल एरियाज़ तक भी फैलेगा? पहले तो अर्बन एरियाज़ में भी आप इस फिनोमेना को कंसिडर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा हो रहा है, एक चैलेंज है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम पॉलिटिशियन एक दूसरे टेलीविज़न पे बैठ के इल्ज़ामात की बुछाड़ करते हैं, और उन लोगों को जो इस मुल्क के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अजाब का सबब बने हैं पूरी कौम के लिए, उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई नाअक्वद अंदेश शख्स ऐसा आ जाता है सियासत के अंदर कि जो ये सूरत हाल पैदा कर देता है, और पॉलिटिशियन एक दूसरे पर ही फोकस हो जाते हैं, और जो असल इश्यूज़ होते हैं वहाँ से पूरी की पूरी नज़र पॉलिटिशियन की भी हट जाती है, और दूसरे अदारों की भी, और मीडिया की भी। यहाँ पे जो सवाल आपने मुझसे किया है, ये मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि इस मुल्क का जो 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो सिर्फ लाहौर की बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे कि लाहौर के अंदर उनकी डोमिनेशन होगी तो वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, बल्कि उन्होंने तकरीबन तमाम सूबों के अंदर अपनी हुकूमतें बनाई और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। हाँ, ये बात ज़रूर है, आप कह सकते हैं, और आपकी बात पे बिल्कुल वज़न है कि लाहौर उनका एक, जैसे हम इस रावलपिंडी में बैठे हुए हैं और हम इसको अपनी नेटिव लैंड करार देते हैं या अपना आबाई इलाका करार देते हैं, इसी तरीके से लाहौर के अंदर क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का अपना शहर है और उसके अंदर डोमिनेशन पहले भी थी, अब भी है, और इंशाल्लाह रहेगी भी। उसका जो पैमाना है वो इलेक्शन होते हैं, और आपने देखा कि एक शख्स 10 साल तक जिला वतन रहा, लेकिन जब इस पाकिस्तान के अंदर आया तो फिर आप अली बात के 2/3 मेजॉरिटी वाला जो हमारे तो बात तो पुरानी हो गई ना, शायद आबादी वाला जो सूबा था। और माजरत के साथ अब्बासी साहब, ये जो आप वाली बात कह रहे हैं, ये आप वाली आधी बात है। जो उस बात का आखिरी वाला हिस्सा हैदर वहीद साहब ने कहा था वो कुछ ऐसा था कि ये था, अब कुछ और है। नहीं, कुछ और हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि खान साहब ने कदम बढ़ाए हैं। मेरी बात, अगर आप पूरी बात, आपकी जो बातें हैं ये बिल्कुल आप अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हम अपनी राय देते हैं। अब मैं कल की मिसाल देता हूँ, जब मैं बाहर से आ रहा था तो एयरपोर्ट के ऊपर अब 99% लोग ऐसे थे जो मुझे गले लग के मिले, जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को दुआएं दी। 2-4% ऐसे भी थे जिन्होंने आप वाली बात भी की। तो अब ये तो रद्द नहीं किया जा सकता किसी चीज़ को भी कि 100% जो है वो आप अपनी लीडरशिप के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से यही कहें कि 18 करोड़ के 18 करोड़ हमारी पॉकेट में है, हमारी झोली में है। ये कॉन्सेप्ट तो मैं किसी सूरत भी मानने के लिए किसी के लिए भी तैयार नहीं हूँ। लेकिन जो बात मैंने आपको कहा कि पैमाना हमारा इलेक्शन हुआ करता है, और इलेक्शन के अंदर ही पता चलता है कि इस पार्टी की क्या अहमियत है। जो इस तरफ आप इशारा कर रहे हैं,
इस्लामिक फ्रंट बना था 1993 में, अगर आपको याद हो, और जैसे अभी आपने कहा हम उसका हिस्सा भी थे, और हमें पता है कि उस इस्लामिक फ्रंट की क्या सूरत हाल थी, किस तरह बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे, किस तरह शुरू में लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, और रिजल्ट क्या निकला कि तमाम जो MNAs के और MPs के कैंडिडेट थे, किसी को 4000, किसी को 3000, किसी को 5000 वोट मिले। अब जो मुझे जिस तरफ आप इशारा करें, जो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके लिए आपको यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर एक एजेंडा चाहिए, जिस एजेंडे की बुनियाद के ऊपर 1970 के अंदर एक पार्टी मार्ज़ वजूद में मगरबी पाकिस्तान में आई, एक मशरकी पाकिस्तान में उसने कामयाबी हासिल की। और ये अगर एजेंडा किसी के पास कौमी एजेंडा हो, मुल्क को संवारने का एजेंडा हो, फिर तो बात बनती नज़र आती है। लेकिन अगर सिर्फ गालम गलोच और किसी पे इल्ज़ामात की बुछाड़ और फिर उन्हीं इल्ज़ामात की एजेंडा तो है सर खान साहब के पास, आप एग्री करें ना करें, लेकिन सर दो चीज़ें सर इस पर मैं आपका तबसरा चाहूँगा जो इससे रिलेटेड हैं। मुझे पहले एक बात क्लियर कर लेना, क्योंकि आपका प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि किसी चीज को हम दरमियान में ना छोड़ें। मैं तो इस गर्ज से आज आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, और ये मेरा बाहर से वापसी पे पहला प्रोग्राम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो एजेंडा आप बयान करें कि वो एजेंडा आप कह रहे हैं ना उनके पास है। आज तक उनकी जुबान से तो हम नहीं सुन सके कि पाकिस्तान का क्या एजेंडा है, स्वाय इसके कि टैक्स चोर टैक्स चोर टैक्स चोर। और आखिर में आपको शायद मालूम नहीं, जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं आज लेके आया हूं कि खुद वो टैक्स चोर पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जो मैं साबित करने लगा हूं कि आज तक जो भी सियासतदान आया, सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी की जो बात, एक एक चीज़ पे हम फोकस करके बात करेंगे, वो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा कि 1979 से लेके 99 तक जो उनकी अमली ज़िंदगी का आगाज़ और आखिर है, उस तक एक पेनी टैक्स अगर उन्होंने दिया हो इस मुल्कत खुदादाद पाकिस्तान को, तो उसके डॉक्यूमेंट लेके आ जाएं। जिस तरह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ की है, इसका लीगल नोटिस भी मुझे भिजवा दें। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कहता हूं कि 1979 से लेके 1999 तक कोई टैक्स रिकॉर्ड में अगर इन्होंने एक पेनी टैक्स दिया हो जिससे ये करोड़पति बन गए, ये अरबपति बन गए, ये कैसे रातों रात हो जाता है कि आप करोड़पति अरबपति बन जाए? सोर्स ऑफ इनकम आज तक वो नहीं बता सके, या आप उनका सोर्स ऑफ इनकम बता दें। मेहरबानी है ना, डॉलर अकाउंट में जो है उनको जरूरत नहीं थी डिक्लेयर करने की। सही हनीफ अब्बासी साहब, ये सब आप इल्जामात लगाइएगा सर, आप ये सारे इल्जामात लगाने के लिए आपका हक है, आप लगाइए। बहुत सारे लोग इमरान खान साहब की डिफेंस में भी बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन ये जो हमारा एजेंडा है, ये जो हमारा प्रोग्राम है मेरा और हैदर वहीद का, ये इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि हम आपके खिलाफ हैं जब आप आते हैं और इमरान खान के खिलाफ हैं जब वो आते हैं। हम एक चीज़ अगर क्लैरिफाई कर दें सर कि हम इमरान खान साहब के एजेंडा को समझते नहीं है, हमें वो, या कम से कम मैं अपनी तरफ से अग्री नहीं करते, अग्री समझते इसलिए नहीं है, इसलिए नजर नहीं आता कोई एजेंडा, शोर बहुत नजर आता है, क्योंकि गेस्ट एक होता है तो जाहिर है कि हमें तो तर्जुमानी करनी पड़ती है बहुत सारे लोगों की, जो हम नेसेसरीली उनके कोई फॉलोअर नहीं होते। और उनका जो भी उनका मैनिफेस्टो है जो कि बदलता रहता है, पहले जमात इस्लामी का था, आज जो है वो उन्होंने थोड़ा बहुत अनाउंस कर दिया लाहौर में, उसको आप भरपूर आप उसको तनकीद का निशाना बनाएं। लेकिन आपको सर एक हकीकत ये माननी पड़ेगी कि जब स्ट्रीट पॉलिटिक्स होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, या तीसरी दुनिया के और भी दीगर मुल्कों में, ममालिक में जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है और तालीम कम होती है, वहाँ पे ये मईशत के मैनिफेस्टो के डिटेल्स के अंदर जाए बगैर आप स्लोगन्स पे जीतते हैं, स्लोगन्स पे नारे लगाते हैं। आप लोगों ने भी 20-30 साल किया है सर। इमरान खान साहब आज वो करने में कामयाब हो गए हैं, और ये उनकी जीत नहीं, आप लोगों की हार है, आप लोगों का फेलियर है कि आप अपना एक वोट बैंक पकड़ के रख नहीं सके। अब चाहे हकायक जो भी हों, चाहे वो खुद भी टैक्स चोर हों, जो कि आप सबूत आपके पास हो, चाहे ये हो भी, लेकिन आपका एक मैनिफेस्ट फेलियर है कि आप वोटिंग पब्लिक को अपने पास रख नहीं पाए। यह भी साबित तो नहीं हुआ। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी बात, पहली बात तो ये है कि ये अभी तक तो किसी जगह के ऊपर पैमाना आया ही नहीं कि भी पता चल सके। हाँ, एक पैमाना ज़रूर होता है कि मुल्क के अंदर बाई इलेक्शन होते रहते हैं। उन बाई इलेक्शन के अंदर तमाम पार्टीज़ को पता चलता रहता है, कभी हम हारे, कभी पीपल्स पार्टी जीती, कभी पीपल्स पार्टी हारी, कभी हम जीते। ये पूरा 4 साल का सिनेरियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 4 साल के अंदर जब ये बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, बड़े बड़े दावे हो रहे थे, बड़े बड़े प्रोग्रामात हो रहे थे, उन प्रोग्राम्स के दौरान जब मौसूफ ने पहले 2 साल इलेक्शन लड़ा, उसके अंदर जहां भी उन्होंने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया वहां पे उनकी जमानतें जब्त हो गई। मेरे रावलपिंडी के अंदर 4 बाई इलेक्शन हुए, रावलपिंडी सिटी के अंदर 4 बाई इलेक्शन के अंदर
जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनकी जमानतें जब्त हो गई और अब आखिर में आके उन्होंने फैसला किया, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, कि हम किसी बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। भाईजान, जहां आप इलेक्शन में ही हिस्सा नहीं लेंगे तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन में आप स्वीप कर जाएंगे? जहां बाई इलेक्शन में आपके पास पोलिंग एजेंट नहीं है, जहां बाई इलेक्शन में आपके पास कैंडिडेट नहीं है, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टी है। हम कहते हैं जो भी आए इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन लड़कर जीत जाए। किसी ने जीतना है, किसी ने हारना है। लेकिन अभी आपने जो एजेंडे की बात की, आपको मालूम है कि आपके पास उनका एजेंडा नहीं है, तो मेरे पास अपना एजेंडा इसलिए है कि हम इस पाकिस्तान को 1997 में एशियन टाइगर बनाने जा रहे थे। हमने इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शा 28 मई 1998 को। हमने इस पाकिस्तान के आने वाले वक्त के लिए, इस पाकिस्तान की वहदानियत के लिए हमने तमाम बुतों को पाश पाश करके, ख्वाह व सुबाइयत पर मबनी हो, लसानियत पर मबनी हो, फिरका वारियत पर मबनी हो, हम इसे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। और इसकी स्ट्रैटेजी है सर, जो नजर आई फैसलाबाद के जलसे में, जो बात आप अभी भी कर रहे हैं कि आप अपने रिकॉर्ड पे नजर आ रहा है कि आप लड़ने की बात कर रहे हैं, और मियां साहब और आप खुद ये कह रहे हैं कि इमरान खान के पास तो एक महज ख्वाब है, आप तो हकीकत बनाने की तरफ बात को ले जा रहे थे जब आपको मिलिट्री कू ने डिस्टर्ब किया। लेकिन इस वक्त आपके सामने सर दो डायलेमाज हैं। एक तरफ आपने ये देखना है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको 4 साल से खा भी रही है, कि आपने अपनी पार्टी को मुशर्रफ के बाद थोड़ा ऑर्गेनाइज करना था, पंजाब हुकूमत लेके थोड़ा पार्टी को भी जो है एक संभाला भी देना था, साथ ही साथ आर्मी को शय नहीं देनी थी, तो आपने फेडरल गवर्नमेंट को भी चलने दिया। आपके पास मौके आए थे कि आप डिस्टेबलाइज करते हुकूमत को, आपने नहीं किया। शुरू में इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी लेने का आप लोग एतराज़ था, आप लोग प्रोटेस्ट और बॉयकॉट कर रहे थे। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी उस वक्त तक ये नजर आई। अब आपने देखा कि भाई ये तो इसकी वजह से खान साहब को जगह मिल गई है, और इस्टेब्लिशमेंट चाहे हेल्प करे ना करे, अगर ये हम मफरूज़ा पे चलें कि उन्होंने हेल्प भी की, तो एक तरह से उस वैक्यूम को खान साहब फिल करने लगे। तो आपने कहा अब तो गो जरदारी को करना पड़ेगा, आप उस तरफ गए। फिर आपको लेकिन मसला ये आ गया कि अब जरदारी की तरफ तो आप जा रहे थे, लेकिन खान साहब ने आपके घर में डाका डालना शुरू कर दिया, तो अब आप खान साहब को पकड़ने की तरफ लग गए। तो क्लियर फोकस अब आपका किधर है? ये दो डायलेमा है, आर्मी को शय भी नहीं देनी, ऑपोजिशन भी करनी है, खान साहब को भी टैकल करना है, और गो जरदारी गो भी नहीं छोड़ना। तो ये किस तरह होगा? देखिए, मेरी बात सुने, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर देखें, मैं ये खुदकुश बम्बार सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं हुए या इराक के अंदर पैदा नहीं हुए। ये अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में देखें तो जापानी सबसे पहले खुदकुश बम्बार बने थे, जो चिमनियों के अंदर चले जाते थे बम बांध के, और उन्होंने लड़ना छोड़ दिया। आज उनकी इकानमी देखें कहाँ पर खड़ी है। आज अगर आप चाइना की तरफ देखें तो ताइवान से फ़िलहाल उन्होंने अपनी नज़र हटा दी है। अगर आप टर्की को देखेंगे तो यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए कोशिशें कर रहा है। अगर आप जनूबी कोरिया को देखें तो वो उसने अपने आप को कहाँ फोकस किया हुआ है। लीडरशिप का जो इस वक्त हमारी लीडरशिप का जो विजन है, वो ये कहता है कि खुदारा इस पाकिस्तान को, जो बचा खुचा पाकिस्तान है, इसकी आने वाली नस्लों को, जो हमारे ऑफिस के अंदर MBA की डिग्री लिए हमारे पास आते हैं और कहते हैं 10,000 की जॉब दे दो, उस जालिम को ये भी नहीं पता होगा कि 10,000 की जॉब लेके वो बिजली का बिल भी नहीं दे सकेगा। अब मसला ये है कि इन लोगों को किसी न किसी जगह आपने खड़ा करना है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे सिविल गवर्नमेंट जो है वो परवान चढ़े या आकर हुकूमत करे, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बना सके, जो अपनी इंटरनल पॉलिसी खुद बना सके। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हम बार बार इसलिए करेंगे कि हमें इस पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम रखना है, और आने वाली नस्लों को परवान चढ़ाने के लिए, उनको तरक्की देने के लिए, उनके लिए एक ऐसा माहौल पैदा करना है कि यहाँ से जो अपना इन्वेस्टर है वो भी मौजूद रहे, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी आए पाकिस्तान के अंदर। और अब वो वक्त नहीं है कि आप PIA, रेलवे, स्टील मिल और दूसरे सरकारी अदारों में, जहाँ जो खुद इस वक्त पिछले 4 साल में 1,000 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान का खा गए हैं, वहाँ 6-6 हज़ार हम लोग भी आकर भर्ती करेंगे। बल्कि हमने प्राइवेट सेक्टर के अंदर इकॉनमी को इतना मजबूत करना है, इतनी इंडस्ट्री लगानी है, इतनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स देनी है कि जहाँ पर हमारे ये बच्चे खप सकें। एक जवाब तो आपको ये मिल गया। अब दूसरा जवाब उन्होंने कहा, आपने कहा सवाल अच्छा, लेकिन आपने अभी तक जवाब नहीं दिया नहीं है वैसे। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब, सारी आपने जो ये इतनी बड़ी तकरीर की सर, इसके अंदर बस ये साबित हो रहा है कि सारे
पढ़े लिखे अधीड़ उम्र पंजाब के लोग आपको वोट देंगे क्योंकि वो अक्लमंद हैं और वो इस बात से वाकिफ़ है कि आप लोग बड़ा काम करेंगे, बड़ी मीशत का आप मीशत में बेहतरी लाएंगे जैसे पहले लाते रहे हैं। पंजाब को फोकस क्यों करेंगे? पंजाब की बात कर लेते हैं ना, इमरान खान साहब के उसके बाहर तो अभी होप नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म बने, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। और सारे जो नौजवान हैं, जो नादान हैं, जिनको गाने पसंद हैं और क्रिकेट पसंद है, वो इन लोगों को फिर ये जाके शायद इमरान खान साहब को वोट दे दें सारे। लेकिन इन्हें जवाब तो कंप्लीट करने देना। आपने हनीफ साहब ये नहीं बताया जो 2 सिनारियोज मैंने आपके सामने रखे थे कि जो मैं अभी कर रहा था ना। एक्चुअली मैं तो इसलिए हर बात का बड़े आराम से जवाब देना चाहता हूं कि आपको भी समझ आए। पहला जवाब तो एक तो आपको मिल गया ना, जो आपने कहा कि आपको फलां की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी डर रहा कि वो आके इंटरफेयर ना करें। हाँ, वो डर हमारा, वो खौफ हमारा बिल्कुल जायज़ है। हम नहीं चाहते कि सिविल गवर्नमेंट बेशक अच्छी हो बुरी हो उसको आके टॉपल किया जाए, उसको आके छेड़ा जाए। कोई भी छेड़ने की कोशिश करे, उसको छेड़ने का हक हमें है, किसी और को नहीं है। एक तो बात मैंने आपको क्लियर कर दी। अब दूसरी बात आप जो फरमा रहे हैं कि जी फलां ने आके डाका डाल लिया, फलां ने ये कर लिया, मैंने आपसे ये अर्ज किया कि ये डाका डालने वाली बात या कोशिश करने वाली बात हमसे अगर आप पूछना चाहते हैं कि हमने इस पंजाब के अंदर क्या किया, तो मैं एक लंबी लाइन लगा दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि डाका डालने वाली बात तो अभी तक आपको जलसे जुलूसों में गाने बजाने में नजर आ रही है ना। मैं तो आपको कहता हूं कि कोई एक बाई इलेक्शन अगर वो कहें हम लाहौर में उनके लिए कोई सीट खाली कर देते हैं, स्ट्रैटेजी तो डिरेल हो गई ना। गो जरदारी गो तहरीक जो है उसको खान साहब ने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। सर क्यों डिस्ट्रैक्ट कर दिया? मेरी बात तो सुने ना। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये शाह महमूद कुरैशी वाली भी सीट खाली हो रही है। अब वहां भी वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो कंफ्यूज लोग हैं। हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हम एक एजेंडे के साथ चल रहे हैं। हमारी एक बड़ी पार्टी है, एक मुशावरती पार्टी है, एक वन मैन शो नहीं है। इस पाकिस्तान के अंदर हमने पहले भी डिलीवर किया है, आगे भी डिलीवर करेंगे। मुझे ये बता दें, आप ही को मैं भी सवाल करता हूं, क्योंकि आप दानश्वर लोग हैं ना। दानश्वर लोग जो है वो हमें हल भी बता सकते हैं, जैसे हम पॉलिटिकल हल बता सकते हैं। आप हमें एडवाइस करते रहते हैं सारा दिन बैठ के कि ये बताएं कि क्या डाका डालने का तरीकाकार क्या है। मैं पिछले 6 माह से अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ हमने पिछले 4 साल से वहाँ पे कोई एकेडमिक ब्लॉक तामीर कर रहे थे, या वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या कोई ऑडिटोरियम। वहाँ 1500 बच्चे बच्चियाँ बैठे होते हैं। जब हम उनको अपनी कारकर्दगी के हवाले से बताते हैं, जब उन्हें हम बताते हैं कि हमने पंजाब के अंदर कितनी IT लैब्स बनाई हैं, हमने पंजाब के अंदर कितना एंडोवमेंट फंड, कितनी स्कॉलरशिप दी है, कितने लोगों को हमने यहाँ से उठा के UK और जर्मनी एजुकेशन के लिए भेजा है, हेल्थ पर हमने क्या खर्च किया है, तो 100% वहाँ से जो जवाब आता है वो हमारी पार्टी के हक में आता है। बगैर किसी लगी लिपटी के मैं बात करता हूँ, या बगैर किसी बहुत ज़्यादा पहाड़ तोड़ने की बात ना करके भी मैं ये बात कहूँगा कि जो लोगों का रिस्पॉन्स आता है मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मैं तो एक गली मोहल्ले का वोटर भी हूँ और गली मोहल्ले का एक सियासी कारकुन भी हूँ। मुझे अगर थोड़ी सी भी अलार्मिंग सूरत हाल होगी तो मैं उसको देखूंगा कि यार यहाँ पे कहाँ हमारे डाका डल रहा है, नहीं डलना चाहिए। लेकिन किसी को सियासत का हक ज़रूर है, लेकिन सियासत के अंदर आप एक एजेंडे के साथ, एक प्रोग्राम के साथ आएंगे। हमारे पास वो एजेंडा भी मौजूद है, हमारे पास वो प्रोग्राम भी मौजूद है, हमारे पास, लेकिन अगर खान साहब के साथ आप भी मौजूद लगे रहे तो जरदारी साहब तो निकाल लेंगे फिर ये 1.5 साल। ये मैं कह रहा हूँ, इसका क्या कहेंगे? आपकी स्ट्रैटेजी जो है, मेरी बात सुने जी। ये मैं उधर ही आ रहा हूँ। अगर आसिफ अली जरदारी साहब की आप बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि इस हुकूमत को आज नहीं, हमने पहले दिन से, पहले 3 महीने निकालकर जब से हमने इन्हें खैर बात कहा है, सबसे बड़ी रुकावट अपोजिशन में, सबसे बड़ी रुकावट, ख्वाह वो कैरी लुगर बिल की सूरत हाल में हो, ख्वाह वो NRO की सूरत हाल में हो, ख्वाह वो मुल्क की सालमियत को तार तार करने के हवाले से हो, अगर कोई रुकावट साबित हुए, आज अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मॉडल टाउन से ना निकलते हैं तो आज मैं समझता हूं कि माले मुफत दिले बेरहम वाली बात और ज्यादा होती, और आज कोई इनको रोक ना सकता, इनकी लूट खसूट को, इनकी करप्शन को। आज तो फिर इनके आगे बंद बांधने वाली सुप्रीम कोर्ट, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खड़े हैं। हमारी बात यह है कि आप एक मुहिम चलाते हैं ना, इलेक्शन से पहले 1.5 साल पहले अगर आप एक मुहिम चलाते हैं तो उसका एक नारा होता है, आपका नारा गो जरदारी गो था, नो इमरान नो नहीं था। वो अब लग इस तरह रहा है कि आपके 2 नारे हैं और आपके लोग जो हैं वो तितर बितर हो रहे हैं 2 तरफ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए।
और ना कि आज आप आते और महज सिर्फ पीपल्स पार्टी पे तनकीद हो रही होती। अगर आपका ये एक नारा, एक फोकस रहता और आप इग्नोर करते रहते इमरान खान साहब को, आज कुछ ये हिसाब है कि या कर पाते नहीं, हम इमरान खान साहब को इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपकी गोशगुजार कर दूं कि देखें, देखो अभी आप मैं साफ सुथरी बात करने लगा हूं कि जब आप किसी के इशारे पर सियासत में उतरेंगे, कल तक आप, मैं पूछना चाहता हूं, कल तक आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दहशतगर्द तंजीम कहते थे, आज आपका मौक़िफ़ तब्दील हो गया है। कल आप चौधरी शुजात हुसैन को डाकू कहते थे, आज आपका मौक़िफ़ तब्दील हो गया है। कल आप कहते थे कि पाकिस्तान में नहीं, मैं दुनिया के किसी कोने में जाकर दहशतगर्दी को एक्सपोज करूंगा। करण थापड़ को आप कुछ कहते हैं कश्मीर के इशू के ऊपर, लाहौर के जलसे में कुछ कहते हैं, किसी निजी टेलीविजन पे कुछ कहते हैं। हम ये कहते हैं कि ये इशारे हुए हैं, ये इशारों के साथ भी डायलेमा है आपके लिए। कुछ के बाद भी मकबूल है। आप आर्टिकल 6 की बात करते थे। डायलेमा आपके लिए ये है कि आप उसे एस्टैब्लिशमेंट का क्रोनी कहते हैं, जिसकी वजह से उसे एस्टैब्लिशमेंट का क्रोनी ज्वाइन करना शुरू कर रहे हैं। जी वहीद भाई मेरी बात सुन। जी जी देखिए ना, कल आज पूछे कि परवेज मुशर्रफ साहब पे आर्टिकल 6 लागू होता है कि नहीं होता, वो इनकार कर देंगे। इसलिए कि ये सारे के सारे ताने बाने और तमाम लोग जो शामिल हो रहे हैं, अगर उनको भी अगर आप गौर से देखें तो ये वही लोग हैं जो काफ लीग के सारे लोग आज वहां इकट्ठे हो रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट की छतरी के नीचे परवान चढ़ने वाले लोग, मैं नाम लेना शुरू करूं आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, सारे के सारे उसके अंदर शामिल। तो फिर ये हम क्या समझे इसको? हम ये समझते हैं इसको कि ये इस तरीके से किया जा रहा है कि आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने का रास्ता रोकना है। लेकिन मैं माज़रत के साथ ये कहूँगा कि अब इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के लिए, मेरी ये खुशफहमी नहीं है, अवामी सतह के ऊपर बात करने वाला बंदा हूँ और आप भी माशाल्लाह नज़र रखते होंगे अवामी सतह के ऊपर। इस वक्त खैबर से लेके कराची तक अगर किसी भी जगह के ऊपर इस पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने की बात होती है, अगर बुगटी कबाइल से बात सुने, अगर मरी कबाइल की गुफ्तगू सुने, जो मैंने अपनी मौजूदगी में कोयटा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने उन लोगों को कहते हुए सुना कि हमें जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे कि हमें इस पाकिस्तान पे अगर किसी शख्स के साथ एतमाद है या ट्रस्ट है तो वो आपकी ज़ात है। ठीक, तो कहने से मुराद ये है कि हम आने वाले ब्रेक लेते हैं, माजरत क़ता कलामी की। ब्रेक के बाद जब वापस एस्टैब्लिशमेंट वाली जो एक इल्ज़ाम है इमरान खान साहब के ऊपर, ये फिर PMLN क्या इल्ज़ाम लगाती है कि एस्टैब्लिशमेंट महज पैसा दे रही है इमरान खान साहब को ताकि वो इतनी बड़ी सियासत कर सकें और इनके लिए आसान हो जाए बड़े बड़े जलसे, या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि ये न्यूयॉर्क सिटी, आई लव न्यूयॉर्क सिटी टाइप की टी-शर्ट्स पहन के जो ये बच्चे आते हैं, इनको एस्टैब्लिशमेंट के क्रोनीज घर से उठा के रोड पर लेके आते हैं या उनके लिए रास्ते हमवार करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हनीफ अब्बासी साहब के साथ एक ब्रेक के बाद।